Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about 60th 68th BPSC परफेक्शन आईएएस का टेस्ट नंबर 1। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लोगों के लिए है। तो मैं आप बाइलिंगुअल यहाँ डिस्क्राइब करूँगा, जिसको जो पसंद आता है वो अपने अनुसार यहाँ देख ले। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों का सिलसिला। तो पहला प्रश्न ये है कि तोल्काप्पियम किसका नाम है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तोल्काप्पियम जो है एक तमिल ग्रामर है। आप सबको जैसा कि पता होगा कि तोल्काप्पियम एक तमिल व्याकरण की प्राचीन ग्रंथ है। यह छोटे सूत्र के रूप में रचित है। यह व्याकरण और अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण और अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है ये। ठीक है? यह पुस्तक 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है एजुताधिकारम और दूसरा है शूलाधिकारम और तीसरा भाग है पोरुलाधिकारम। और प्रत्येक भाग में 9-9 भाग हैं। जो मैंने तीनों भाग बताया, एजुताधिकारम, शूलाधिकारम और पोरुलाधिकारम, ये इसमें 9-9 भाग हैं। और कहा जाता है कि इसकी संरचना जो है 3 ईसा पूर्व से लेकर के 10वीं ईस्वी तक की गई है। ठीक है दोस्तों? चलिए दूसरा सवाल है कि 5वीं सदी में तमिल महाकाव्य शिलापट्टिकारम में किस नदी की प्रस्तुति की गई है? तो सबसे पहले शिलापट्टिकारम को तमिल साहित्य का पहला महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों? या इसका शाब्दिक अर्थ होता है नुपुर। शिलापट्टिकारम का मतलब क्या होता है? नुपुर। ठीक है? नुपुर का मतलब पायल की कहानी। इस पूरे ग्रंथ में दोस्तों शिलापट्टिकारम में इसी पायल की कहानी के बारे में कही गई है। यह दोस्तों संगम एज की एक लिटरेचर है जो तमिल लैंग्वेज को डेडिकेट करती है। ठीक है? और इसकी रचना जो थी चेर शासक जो चेराज हुआ करते थे, उसके शासक थे सेनुगुट्टवन। आप लोगों को पता होगा सेनगुट्टवन चेरों के शासक थे। उनके भाई थे इलंगो अडिगल। सेनगुट्टवन के भाई थे इलांगो अडिगल। उन्होंने शिलापट्टिकारम की रचना करी थी। ठीक है दोस्तों? यह एक प्रेम कथा पर आधारित आपकी महाकाव्य है और इसमें सूर्य चंद्रमा और कावेरी नदी की वर्णन मिलता है। क्या मिलता है शिलापट्टिकारम में? सूर्य चंद्रमा और कावेरी नदी की आपका व्याख्या मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कावेरी नदी। और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी था पहला का। मैंने इसमें टिक नहीं लगा पाया। तो पहला का सी था, तमिल भक्ति कविताओं का संग्रह है। दूसरा क्या हो जाएगा कि शिलापट्टिकारम में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो कावेरी नदी का वर्णन किया गया है। अगला है कि अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। ठीक है? अशोक के अभिलेखों में चोर, चेल, पांडे मतलब इन तीनों का आपका वर्णन मिलता है। और सतीय पुत्रों का भी वर्णन अशोक के शिलालेखों के बारे अशोक के शिलालेखों से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है? अशोक के शिलालेख जो अभिलेख होते थे वो व्यक्तित्व और इसके राजकीय पक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है? तो तीनों राजवंश हो, एक से अधिक आंसर ऑप्शन सी इज द ई इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन सम्राट के अगस्टस दरबार में राजदूत भेजे? ठीक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पांड्यन राजाओं। तो पांड्यन राजाओं ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपने राजदूत भेजे थे। ठीक है? तो यह राज्य रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में लाभ की स्थिति में था। यानी कि जो पांड्यन राजा था हुआ करते थे, ये दोस्तों जनरली तमिलनाडु में होते थे। पांड्यन की राजधानी मदुरई हुआ करती थी। तो ये जो थे, ये रोमन के साथ व्यापार भी किया करते थे। कौन? पांड्यन। और पांडे के बारे में हमें कहाँ-कहाँ से जानकारी मिलती है? तो रामायण में भी और महाभारत में भी पांड्य राजाओं के बारे में यानी पांड्यन राजवंश के बारे में हमें मिलता है। और जो अर्थशास्त्र है और अशोक के शिलालेख और यूनानी रोमन जो विवरण प्राप्त हुए हैं, उन सबों में पांड्यन राजाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है? दोस्तों, जो लोग अंग्रेजी में इसका टेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए बगल में क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो प्लीज़ आप उनका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगला सवाल है कि उरैयूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उरैयूर प्राचीन काल में सूती कपड़ा व्यापार के लिए
ये प्रचलित था। तो उरयूर चोल राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरयूर होता था। याद रखिएगा, उरयूर क्या था? चोल राजाओं का, चोला राजाओं का ये आपका ट्रेड सेंटर था उरयूर, और ये सूती कपड़े के व्यापार के लिए मशहूर हुआ करता था। तो भारत के तमिलनाडु शहर में तिरुचिरापल्ली नाम के शहर में उरयूर स्थित है। यह प्राचीन चोलों की राजधानी थी। इसका इतिहास 300 ईसा पूर्व से भी पुराना है। ठीक है। और इस समय उत्तर भारत में अशोक का साम्राज्य स्थित था। अशोक और सातवाहन के अभिलेखों में उरैयोर को चोलों का गढ़ और केंद्र बताया गया है। तो किसके? अशोक और सातवाहन साम्राज्य के जो शिलालेख मिले हैं उसमें उरैयर के बारे में वर्णित है। अगला है कि भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भास्कर जो थे असम के वर्मन राजवंश से बिलोंग करते थे। ठीक है। हर्षचरित में भास्कर का हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख मिलता है। भास्कर वर्मन का कार्यकाल 600 ईस्वी से 650 ईस्वी तक रहा था। ठीक है। भास्कर वर्मन का जो आपका शासनकाल है 600 से लेकर के 650 ईस्वी रहा। उस समय गौड़ देश या बंगाल के शासक शशांक नाम का राजा हुआ करता था। इसी समय बंगाल में कौन होते थे? बंगाल में गौड़ शासक था, गौड़ राजाओं का शासन था, और उसके राजा कौन थे? शशांक। याद रखिए दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है कि ये इस समय बंगाल के राजा कौन हुआ करते थे। तो गौड़ वंश राजाओं का शासन था, और वो राजा कौन थे? शशांक थे। ठीक है ना। तो शशांक ने हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। शशांक ने अपने भाई की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए हर्षवर्धन ने शशांक के राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के समय भास्कर ने हर्षवर्धन की सहायता की थी, और इस तरह से शशांक पराजित हो गया था। ठीक है। इसका मतलब कि हर्षवर्धन ने अपने भाई राज्यवर्धन की मौत का बदला ले लिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? ठीक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, ये मोटुपल्ली। तो काकतीय वंश के प्रसिद्ध शासक गणपति देव थे। याद रखिएगा, काकतीय जो राजा थे उनका सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था? गणपति देव। ठीक है। तो जब गणपति देव ने अपनी राजधानी अमनकोंडा से वारंगल स्थानांतरित की थी, तब इस क्षेत्र के समृद्धि में काफी वृद्धि हुई। इस साम्राज्य का बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह मोटुपल्ली, जो कि प्रकाशन जिला में आता है। 1287 ईस्वी में बंदरगाह का दौरा करने वाले इतावली यात्री मार्को पोलो, याद रखिएगा मार्को पोलो 1287 ईस्वी में ये इस काकतीय साम्राज्य का जो मोटुपल्ली बंदरगाह था उसकी यात्रा किया था। किसने? मार्को पोलो ने। मार्को पोलो ने काकतीय रानी रुद्रमा देवी, आपने बहुत सुना होगा, इस पर एक मूवी भी बन चुकी है काकतीय साम्राज्य पर। रुद्रमा देवी के शासनकाल के दौरान बंदरगाह पर फलती फूलती व्यापारिक गतिविधियों पर एक विशद विवरण दिया है। ठीक है। अगला सवाल है, सम्राट हर्ष ने बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किस स्थान पर कराया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। अब व्याख्या देख लेते हैं कि हर्ष बौद्ध धर्म के महायान के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए कन्नौज व प्रयाग में महासम्मेलन, यानी कि ये दोनों होगा, कराया था। हर्षवर्धन प्राचीन भारत के एक राजा थे जिसने उत्तरी भारत में 606 से 647 ईस्वी तक शासन किए थे। 600 से 6 से लेकर के 647 ईस्वी तक। ठीक है। यह वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र थे। तो आपका हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? तो प्रभाकर वर्धन, जो कि वर्धन साम्राज्य के संस्थापक थे, उनके ये बेटे थे। कन्नौज इनकी राजधानी थी। जब हर्ष ने भारत के दक्षिणी भाग में अपने राज्य विस्तार करने की कोशिश की, तो चालुक्य वंश के शासकीय पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के युद्ध में इसे पराजित किया था। यहां से भी एक इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो जो आपके चालुक्यन वंश के राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, उन्होंने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। व्याख्या देख लेते हैं। हेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी यात्री बौद्ध भिक्षु था। वह हर्षवर्धन के समय भारत आया था। 15 वर्षों तक भारत में रहा था। कितने वर्ष तक? 15 वर्ष तक। किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय ये भारत आया था। ठीक है।
और इसने अपनी पुस्तक सीयू की, इसकी पुस्तक का नाम है सीयू की, इसकी विन्सांग की, ठीक है। ह्वेनसांग ने 645 ईस्वी तक भारत में रहा और नालंदा का अध्ययन किया। इत्सिंग एक चीनी यात्री थे और बौद्ध भिक्षु थे। इन्होंने 672 से लेकर के 695 तक, इत्सिंग पहले तो ह्वेनसांग, उसके बाद इत्सिंग। तो इत्सिंग कब आए थे दोस्तों? ये 673 में आए थे भारत में, और ये कब तक रहे? 673 से लेकर के 695 तक रहे, ठीक है। तो ये आए थे भारत, सुमात्रा के रास्ते आए थे, मतलब जो कि अभी इंडोनेशिया का पार्ट है। ये 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहे थे। तो ये आपके दोनों सही है, ह्वेनसांग और इत्सिंग, इसीलिए आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने करी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुमारगुप्त प्रथम ने। तो कुमारगुप्त प्रथम या महेंद्रादित्य, इसको भी इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य भी इसे कहा जाता है। इसका शासनकाल कब से कब से था दोस्तों? 415 से लेकर के 455 ईस्वी तक, ठीक है। ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये सवाल पूछा जा चुका है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस बौद्धिक सेक्ट को समर्पित था। तो ये महायान बुद्धिज्म को प्रमोट करता था। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि इसमें सिर्फ महायान ही पढ़ाई होती थी, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय था तो जनरली महायाना बुद्धिज्म को प्रमोट करते थे, ठीक है ना। चलिए, और महायान बौद्ध धर्म के एक शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों तथा अन्य देशों के छात्र यहाँ पढ़ते थे। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगला सवाल है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, मागध। तो मागध प्राचीन भारत की एक दरबारी हुआ करते थे। इतिहासकारों का मानना है कि इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा महाकाव्य संबंधी कथाओं को याद करना विभिन्न समूहों का काम था, जिन्हें सूत या मागध कहते थे। यानी कि इनको सूत भी कहा जाता था। इनका काम क्या था कि जो भी चीजें घटित हो रही है उनको याद करना, ठीक है। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब व्याख्या देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। तो और यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में विस्तृत वर्णन लिखा है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसका शासनकाल जो है 375 से 414 रहा है। 375 ईस्वी से लेकर के 414 ईस्वी तक रहा है, ठीक है ना। और इसी के बाद आए थे आपका कुमारगुप्त प्रथम। भारत के गुप्त वंश के महानतम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट थे ये। इनके राज्य काल में गुप्त राजवंश अपने चरण के उत्कर्ष पर था, मतलब बहुत ज्यादा फ्लोरिश था इनका राज्य। इन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, ठीक है। उन्होंने गुप्त संवत को प्रारंभ किया और इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, ठीक है। चलिए, तो ये भी सही है कि ये सही था, ये द्वितीय राजधानी बनाया गया था और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि तो ली थी, इसीलिए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए अनुक्रम में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्राम, उसके बाद विधियां आता था, उसके बाद विषय आते थे, उसके बाद भुक्ति आता था और सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। तो प्रशासन की सुविधा के लिए गुप्त राज साम्राज्य को अनेक प्रांतों में डिवाइड किया गया था। प्रांतों को देश या अवनी या भुक्ति कहा जाता था, ठीक है। भुक्ति को क्या क्या कहते थे? हम प्रांत भी कहते थे, अवनी भी कहते थे और भुक्ति भी कहते थे, ठीक है। भुक्ति को अनेक जिलों में विभाजित किया गया था, जिसको हम विषय कहते थे। तो विषय का मतलब क्या होता था? जिला।
तो अनेक जिलों में डिवाइड किया गया था विषय भुक्ति को, जिसे हम विषय कहते थे, और विषय को अनेक विधियों में बांटा गया था और विधियों को अंततः ग्राम में बांटा गया था। ठीक है ना? तो ये प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी गुप्त वंश में। अगला सवाल है कि गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को निम्नलिखित में से किसके नाम से पुकारा जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिनार कहा जाता था। तो प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की और उनके अभिलेखों में इसे दिनार कहा गया है। दोस्तों याद रखिएगा, इससे 2 सवाल पूछा जाता है स्वर्ण मुद्राओं के बारे में कि अगर स्वर्ण मुद्रा की सबसे शुद्धता की बात करेंगे कि किनके द्वारा स्वर्ण मुद्राओं में सबसे अधिक प्यूरिटी हुआ करती, तो कुषाण वंश आएगा। ठीक है? अगर जब बात किया जाएगा कि सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण मुद्राओं को किसने जारी किया, तो गुप्त शासकों ने जारी किया। तो गुप्त शासक अपने स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा करते थे, ऐसा इनके शिलाभिलेखों में पाया गया है। हालांकि ठीक है दोस्तों, प्राचीन भारत में सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने चलवाया था, जबकि शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के चलाए गए थे, जैसा कि मैंने बताया। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वर्ष को 12 चंद्रमास में डिवाइड किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माठर। तो माठरों ने 5वीं सदी के मध्य से वर्ष को 12 चंद्रमासों में विभाजित किया। इसमें मौसम की सही प्रकार की जानकारी हुई, जो कृषि कार्यों में काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है। माठर वंश का इतिहास उड़ीसा से संबंधित है। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि माठर वंश जो है वो किस राज्य से संबंधित था, तो ये उड़ीसा से संबंधित था। सन 498 ईस्वी में माठर वंश ने कलिंग पर अधिकार कर लिया था। ठीक है? तो इसका मतलब है कि इसका कार्यकाल भी पूछा जा सकता है या कभी ऑप्शन में आ जाए, तो याद रखिएगा 498 ईस्वी के आसपास ये उड़ीसा में शासन करते थे और इन्होंने ही वर्ष को 12 चंद्रमासों में डिवाइड किया था। चलिए, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी देखभाल अग्रहारिक नाम के अधिकारी करते थे? किसकी देखभाल अग्रहारी नाम के अधिकारी करते थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धार्मिक न्यास। तो धार्मिक न्यासों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने पर इसकी देखभाल करने के लिए अग्रहरी नाम का एक अधिकारी नियुक्त किया गया था। इन अग्रहारों का उद्देश्य पठन पाठन और धार्मिक अनुष्ठानों में लगे ब्राह्मणों का भरण पोषण करना होता था। अगला सवाल है कि पूर्वी भारत में निम्नलिखित में से किस काल को रचनात्मक काल कहा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4वीं से 7वीं सदी को। तो पूर्वी भारत में 4वीं से 7वीं सदी तक के काल को रचनात्मक काल कहा जाता है। इस काल में पूर्वी प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में तथा बांग्लादेश के एक बड़े भाग में संस्कृत विद्या, वैदिक कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था तथा राजतंत्र फैले व विकसित हुए थे। अगला सवाल है कि प्राचीन भारत में विष्टि पद किससे संदर्भित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये बलात् श्रम हुआ करता था। तो गुप्त काल के दौरान मध्य और पश्चिमी भाग में किसान शाही सेना तथा अधिकारियों की सेवा करने के लिए जबरन मजदूरी, जिसे विष्टि कहा जाता था, इसको क्या कहते थे दोस्तों? विष्टि करने को विवश थे। विष्टि के बारे में उल्लेख गुप्तकालीन अभिलेखों से मिलता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूनानियों ने। तो यूनानियों ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। प्राचीन भारत में यूनानियों के बाद शकों ने भारत पर आक्रमण किया, उसके बाद पहल्लव ने और फिर कुषाण वंश ने भारत पर आक्रमण किए। सिकंदर भी यूनानी शासक था, जिसने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को जीतने के बाद वह तक्षशिला पहुंचा, जहां के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है? और यूनान, अगर सिकंदर की बात आई है तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य हुआ करता था। निम्नलिखित में से अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रुद्रदामन प्रथम ने। तो रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात के काठियावाड़ के अर्धशुष्क क्षेत्र की मशहूर झील सुदर्शन झील को जीर्णोद्धार कराया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था सुदर्शना लेक का निर्माण।
तो हालाँकि चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य इनका एक क्या उसको कह सकते हैं कि एक राज्यपाल था, गवर्नर था चंद्रगुप्त मौर्य का। उसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। उन्होंने ही सुदर्शनालेख का जीर्णोद्धार या कहिए पुनर्निर्माण कराया था। सम्राट अशोक के महामात्य तुसास्य तुसासप्य ने इस झील का पुनर्निर्माण कराकर इसे मजबूती प्रदान करी थी। तो अशोक का एक यहाँ पर महामात्य होते थे तुसास्प, इन्होंने भी इसका जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, इसका पुनर्निर्माण कराया था, लेकिन अगर जीर्णोद्धार की बात आती है तो रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किन शासकों ने पश्चिम उत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुषाण वंश ने। तो कुषाण शासकों में कड़फिसस प्रथम ने हिंदू कुश के दक्षिण में रोमन सिक्कों की नकल करके बड़ी मात्रा में तांबे के सिक्के ढलवाए थे। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक मात्रा में प्रचलित करने का काम किया था। अगला सवाल है कि कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध कला का केंद्र था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ई। आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा और अमरावती बौद्ध कला के महान केंद्र बन गए थे। मतलब कि नागार्जुन कोंडा और अमरावती दोनों। तो ऑप्शन ई राइट आंसर। जहां बुद्ध की कथाएं अनगिनत पट्टों पर चित्रित की गई थी। अमरावती बौद्ध स्तूप का निर्माण 300 ईसा पूर्व से लेकर के 250 ईसा पूर्व तक किया गया है। याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछा जाता है कि अमरावती बौद्ध स्तूपों का निर्माण कब से कब किया गया था। तो 300 ईसा पूर्व से लेकर के 250 ईसा पूर्व के आसपास अमरावती बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण कराया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रुद्र दामन ने। तो संस्कृत काव्य शैली का पहला नमूना रुद्र दामन द्वारा निर्मित काठियावाड़ का जूनागढ़ अभिलेख है, जिसका समय लगभग 150 ईस्वी के आसपास है। लगभग 150 ईस्वी के आसपास। रुद्रदामन भारत के पश्चिमी क्षत्रप वंश का एक राजा हुआ करता था। इसका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी के समय माना जाता है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन के द्वारा सातवाहन नरेश सातकर्णी को 2 बार पराजित करने का विवरण मिलता है। यानी कि रुद्रदामन को किसने पराजित किया था दोस्तों? तो सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इसको पराजित किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यज्ञश्री सातकर्णी। सातवाहन राजा यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। इसके सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है, जो जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम का परिचायक है। सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक था। शीशे के सबसे अधिक सिक्के सातवाहन में ही चलाए गए थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका प्रशासक गौल्मिक कहलाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्र। तो गौल्मिक ग्राम का प्रधान कहलाता था। इसे ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन का काम सौंपा जाता था। वह ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम देखता था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक माना जाता है और इन्होंने ईश्वर की घोर तपस्या से अनेक वरदान प्राप्त किए, ऐसा माना जाता है। तो इसके विधियों के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? तो नासिक के शिलालेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है? नासिक शिलालेख से। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके अभिलेख न केवल पश्चिमोत्तर भारत में
और सिंधु में ही बल्कि मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी तक पाए जाते हैं। उपर्युक्त कथन किस राजवंश के भौगोलिक विस्तार के बारे में संकेत करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुषाण वंश, क्योंकि कुषाण वंश ही मथुरा तक फैला हुआ था। चलिए अगला सवाल है, चौथी शताब्दी के दौरान उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहन के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति का उदय हुआ। वह स्थानीय शक्ति क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाकतका डायनेस्टी। तो उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहन के स्थान पर वाकाटकों ने प्रभुत्व जमाया। यह मुख्यतः ब्राह्मणों का, ये ब्राह्मण हुआ करते थे मेनली। तो इसके प्रथम शासक थे विंध्य शक्ति, याद रखिए वाकटका डायनेस्टी के प्रथम शासक थे विंध्य शक्ति। अगला शासक प्रवरसेन हुआ। प्रवरसेन ने ही दोस्तों 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, याद रखिएगा। प्रवरसेन पहली बातों को वाकटका डायनेस्टी के थे और ये आए थे आपके विंध्य शक्ति के बाद, और प्रवरसेन ने ही 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अगला सवाल है कि इरिथ्रियन एक यूनानी के नाम था जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाल सागर के लिए। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए? सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिंद यूनानियों ने। अगला सवाल है, अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह ब्राह्मणों को दी गई भूमि होती थी। यह भूमि आमतौर पर भूमि राजस्व तथा अन्य देय राशि के भुगतान से मुक्त होती थी। मतलब दोस्तों अग्रहार पर ये कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगता था। अग्रहार को प्राचीन काल में चतुर्वेदी मंगलम के नाम से भी जाना जाता था। मतलब अग्रहार को चतुर्वेदी मंगलम भी कहा जाता था और ये ब्राह्मणों को दी गई भूमि होती थी। और ये सवाल बहुत बार पूछा गया था कि क्या अग्रहार पर लैंड टैक्स लगता था? तो दोस्तों इस पर बिल्कुल भी लैंड टैक्स नहीं लगता था, नो टैक्स। निम्नलिखित में से मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण किसमें किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, महावंशा में। तो महावंशा पाली ग्रंथ में लिखा गया एक ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म के इतिहास का वर्णन है। इसमें मौर्य सम्राट अशोक का भी वर्णन किया गया है। मस्की तथा गुर्जर के लेखों में अशोक का नाम मिलता है। तो मस्की अभिलेख आपको पता होगा और गुर्जर अभिलेख, इन दोनों में अशोक के नाम के बारे में पता है कि मौर्य सम्राट अशोक भी कोई हुआ करते थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रथम लघु शिलालेख में, जो कि कर्नाटक के 3 स्थानों मस्की, उदगोलम और मध्य प्रदेश के गुर्जरा में मिलता है। ठीक है, तो प्रथम लघु शिलालेख में कौन कौन आते हैं आपके? मस्की शिलालेख हो जाएगा और आपका हो जाएगा उदगोलम, उदगोलम और फिर हो जाएगा गुर्जरा। ये 3 अभिलेख जो है वो प्रथम लघु शिलालेख में आते हैं जिसमें कि अशोक के नाम के बारे में बताया गया है। अगला सवाल है कि अशोक से पूर्व निम्नलिखित में से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अखनातून। तो ईसा पूर्व 4वीं सदी में मिस्र के शासक, ये कहाँ के शासक थे दोस्तों? ये इजिप्ट के थे। ये मिस्र के शासक थे। अखनातून ने सबसे पहले शांतिवादी नीति को अपनाया था। यह मिस्र में 18वें वंश का शासक था। इसने मिस्र के प्राचीन धर्म पर प्रतिबंध लगाया। यह एकेश्वरवाद को मानता था, मतलब ईश्वर एक ही है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बृहद्रथ। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को सबसे किसने पढ़ा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसप ने। तो ये कब पढ़ा था दोस्तों? 1838 ईस्वी में, 1800
38 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता पाई थी। इन लिपियों का उपयोग सबसे पहले आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। प्रिंसेप को यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी वाले राजा का नाम लिखा हुआ है। अगला सवाल है कि मौर्य प्रशासन के संदर्भ में सन्निधाता का पद किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजकोष, राजकीय कोष और भंडार गृह का मुख्य संरक्षक हुआ करते थे सन्निधाता। अगला सवाल है कि निगाली सागर लघु स्तंभ लेख निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों यह लघु स्तंभ लेख नेपाल की तराई में स्थित है। इससे पता चलता है कि मौर्य शासक अशोक ने यहाँ की यात्रा की थी। यहाँ स्थित है कनकमूली के स्तूप का आकार दोगुना करवाया था, अतः इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक है, अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से संबंध नहीं रखता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लुम्बिनी। तो कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी को महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। वैशाली, चंपा, पावापुरी का संबंध महावीर स्वामी से है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली राज्य के कुंड ग्राम में हुआ था और 12 वर्षों में इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल है कि उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये उच्च वर्णों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो दो उच्च वर्ण ब्राह्मण और क्षत्रियों को द्विज कहा जाता था। द्विज को जनेऊ पहनने और वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त था। वैश्यों को द्विज समूह में शामिल किया जाता था, परंतु शूद्रों को इससे वंचित रखा गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बोधगया में बोधि वृक्ष को काट दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शशांक ने। आपको याद होगा कि शशांक हमने पिछली बार बताया गौड़ वंश का, ये बंगाल में शासन करते थे। तो गौड़ देश के शिव भक्त राजा शशांक ने बोधि वृक्ष यानी कि बोध गया का वो काट डाला था, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो शशांक हिंदू धर्म को मानता था और ये कट्टर मतलब बौद्ध धर्म का विरोधी था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि माने जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने ही दिया था। तो दोस्तों सांख्य दर्शन में बताया गया है कि मानव का जीवन प्रकृति की शक्ति द्वारा रूपायित होता है, न कि दैवीय शक्ति द्वारा। मतलब कि ये नेचर पर फोकस करते थे। इन्होंने संसार को एक क्रम के रूप में देखा है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किसके लिए श्रवण शब्द का प्रयोग किया जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को परित्याग कर दिया हो उनके लिए श्रवण शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। सुत पीटक में कहा गया है कि लोगों को 5 तरह से ब्राह्मणों तथा श्रवणों की देखभाल करना चाहिए। कर्म, वचन, मन से अनुराग द्वारा उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रखकर उनके दिन प्रतिदिन जरूरतों को पूरा करके। तो ये सुत पीटक में ये बात कही गई है। अब दोस्तों कमेंट करके बताओ कि सुत पीटक किस धर्म से जुड़ा हुआ एक ग्रंथ है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म में वैशाख किससे संबंधित है? तो वैशाख पूर्णिमा दोस्तों हम लोग जानते हैं, शायद ये हो सकता है उसी से रिलेटेड हो। वैशाख पूर्णिमा जो होता है बुद्ध जयंती से रिलेटेड होता है। तो इसका सही होता आंसर है ए। तो बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध शाखा की थेरावदी शाखा के उपासकों के लिए प्रमुख त्योहार है। थेरावदा आप जानते होंगे कि बौद्ध धर्म का एक शाखा है। बुद्ध जयंती वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है और इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था, इसीलिए इसे वैशाख भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले
युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मगध के राजाओं ने। चलिए अगला सवाल है कि आरंभिक बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक के अनुसार आनंद वंदन और सुखदा किसे कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो सुत्त पिटक में पालतू पशुओं को आनंद वनद और सुखदा कहा जाता था। बुद्ध जीवनी, धर्म दर्शन, इतिहास आदि सभी दृष्टियों से सुत्त पिटक त्रिपिटक का महत्वपूर्ण भाग है। बुद्धत्व की प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण तक 45 वर्ष तक महात्मा बुद्ध ने जो लोक सेवा की उसका विवरण सुत्त पिटक में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन महाजनपद नहीं है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, पुहार कोई भी महाजनपद नहीं है। अगला सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यजुर्वेद में। ठीक है दोस्तों, पुहार जो है, ये पुहार आपको दक्षिण भारत के चोल राजवंश का एक भाग हुआ था। ये महाजनपद नहीं था, ये चोल वंश का एक पार्ट था। ठीक है ना दोस्तों? तो अगला सवाल था कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो इसका सही उत्तर है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस या कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ। उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रयोग के बाद खाद्य उत्पादन में बहुत बड़ी वृद्धि देखी गई, जिसके फलस्वरूप जनपद महाजनपद का विकास हुआ। अगला सवाल है कि ऋग्वेद में किस देवता की संस्तुति संग्रहित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पशुपति की। पशुपति को हड़प्पा काल का मुख्य देवता माना गया है, न कि ऋग्वैदिक काल का। ऋग्वैदिक काल की अवधि 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी। इस समय मूर्ति पूजन और कर्मकांड के हमें कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इस काल के चारों वर्णों में समानता थी। तो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में 3 उच्च वर्णों तथा शूद्रों के बीच विभाजन रेखा देखने को मिलती है। चतुर्थ वर्ण शूद्र की सामाजिक दशा में गिरावट आई। उत्तर वैदिक काल की अवधि 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद को छोड़कर अन्य वेदों, ब्राह्मण, अरण्यक एवं उपनिषदों की रचना की गई थी। अगला सवाल है कि वैदिक काल के राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। तो सबसे पहले राष्ट्र होता था, राष्ट्र को कई जन में डिवाइड किया गया था, जन को विश्व में डिवाइड किया गया था, विश्व को ग्राम में डिवाइड किया गया था और ग्राम को कुल में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो वैदिक काल में परिवार की सबसे छोटी इकाई होता था कुल, जिसके प्रधान को कुलपा कहते थे। बहुत से परिवारों का समूह समूह मिलाकर के एक ग्राम कहलाता था, जिसका प्रधान ग्रामणी होता था। ग्राम से मिलकर विश्व बनते थे, जिसके प्रधान विश्वपति हुआ करते थे। विश्व मिलकर जन प्रधान बनते थे, जिनके प्रधान को जन बनाया जाता था, जिनके प्रधान को जनपति कहते थे। और राष्ट्र शब्द का मतलब था राज्य के संदर्भ में, जिसका प्रधान राजा या राजनु हुआ करता था। अगला सवाल है कि वैदिक काल में दुहित्री, दौहित्री या दुहित्री भी पढ़ते हैं इसको, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये बेटियों के लिए दौहित्री शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो वैदिक काल के परिवार में गाय को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, इसलिए इस काल में बेटी को दौहित्री कहा जाता था, यानी कि दुहने वाली कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बड़ी संतोषजनक तथा उच्च कोटि की थी। पत्नी के रूप में स्त्री को परिवार तथा समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था। उसे पत्नी के रूप में गृहिणी तथा पुत्री रूप में दुहिता कहा जाता था।
अगला सवाल है कि हड़प्पा स्थल कोट दिज्जी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप था या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये मोहनजोदड़ो के काफी समीप था। तो हड़प्पा स्थल कोट दिज्जी यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर में सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसकी खुदाई 1955 में, कोट दिज्जी 1955 में फजल अहमद खान ने कराई थी। यह स्थल सिंधु सभ्यता का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है। अगला है कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये किनकी पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ राय के द्वारा, एस एन राय के द्वारा। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता में धान्य कोठार अवस्थित थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। तो सिंधु सभ्यता में धान्य कोठार मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा कालीबंगन में स्थित थे। हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख फसलें थी गेहूं, जौ, राई, दाल और सरसों। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन ये सही नहीं है। अगला सवाल ये है आपका कि निम्नलिखित में से किसे महापाषाण काल में मेगालिथ कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है आपका इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, कब्र के बारे में। दोस्तों लगता है कि क्वेश्चन है, देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमने ये सवाल पढ़ करके इसके बारे में व्याख्या कर दी थी, थोड़ा क्षमा करिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में धान्य कोठार कहाँ अवस्थित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, मतलब मोहनजोदड़ो, कालीबंगन और हड़प्पा तीनों जगह थे। अब है कि प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये बोलन घाटी में एक नवपाषाण काल था। थोड़ा दोस्तों पढ़ने में मिस्टेक हो गया, आप इस चीज को सुधार लेंगे कि प्राचीन काल में मेहरगढ़ जो होता था वो बोलन घाटी में एक नवपाषाण स्थल हुआ करता था और धान्य कोठार ये तीनों जगह हुआ करता था, इसलिए ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अब अगला है कि मेगालिथ किसको कहा जाता था? तो कब्र को कहा जाता। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई हैं? तो ब्राह्मी लिपि भी हुई है और खरोष्टी लिपि भी हुई है। तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। तो खरोष्टी लिपि तो नहीं दोस्तों, ब्राह्मी लिपि और अफगानिस्तान से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें आरमाइक और ग्रीक दोनों लिपियां पाई गई हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि खरोष्टी लिपि नहीं है, आपका ब्राह्मी लिपि और आरमाइक लिपि है। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। लिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नवपाषाण काल में। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ से चावल, गेहूं और जौ के अवशेष मिले थे। यहाँ के निवासी कृषि करने में उन्नत थे, जो कि नवपाषाण काल में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती या तांबावली कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पहाड़ को। पहाड़ के लोगों को तांबा पास में मिलने के कारण धातुकर्म की जानकारी थी। यह संस्कृति दक्षिण पूर्व राजस्थान के आहार नदी के तट पर 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक फैली फैली सभ्यता थी। इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं दोस्तों। बनास संस्कृति अगर आपसे पूछा जाए तो ये राजस्थान में डेवलप्ड हुई थी और वो भी 3000 ईसा पूर्व के आसपास, और ये तांबा के मामले में बहुत बड़े ज्ञानी हुआ करते थे, इसीलिए इन्हें बनास संस्कृति भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मंदसौर के अभिलेख में।
तो मंदसौर मध्य प्रदेश में है और इसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है, जो कि मूलतः लाट यानी गुजरात के निवासी हुआ करते थे। वहां से मंदसौर चले गए, जिसे उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था, जिसे आज हम मंदसौर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना या रचनाएं हर्ष द्वारा रचित मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, यानी कि प्रियदर्शिका भी थी और रत्नावली भी थी। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नगानंद, ये तीनों हर्षचरित्र हर्षवर्धन ने लिखी थी। इन रचनाओं के बारे में कहा जाता है कि इनकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं बल्कि किसी और ने की थी। हर्षवर्धन विद्वानों का संरक्षक हुआ करता था और ये विद्वानों को प्रचुर मात्रा में धन मुहैया कराता था। लेकिन हम ऐसा मान करके चलते हैं कि तीनों की रचना हर्षवर्धन ने ही करी थी। निम्नलिखित में से किस वंश को प्रतिभक्त वंश भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, माठर वंश। तो माठर वंश जो था ये महानदी और कृष्णा नदी के बीच फैला हुआ था। इसे प्रतिभक्त भी कहा जाता है। कहा? महानदी और कृष्णा नदी, इन दोनों के बीच ये बसा हुआ था। माठरों ने महेंद्र पर्वत के क्षेत्र में मतेन युग नाम का एक नया जिला बनाया था। अगला सवाल ये है कि सातवाहन काल के चैत्य और विहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ई, यानी कि सर्वाधिक प्रसिद्ध चैत्य कार्ले का है, जो पश्चिमी दक्कन में स्थित है। चैत्य और विहार ठोस चट्टानों को काटकर बनाए जाते थे। चैत्य बौद्धों के मंदिर थे और विहार भिक्षु निवास स्थान था। अगला सवाल है कि भारत पर मध्य एशियाई आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सबसे पहले यूनानी आए, उसके बाद शक आए, उसके बाद पहल्लव आए, उसके बाद कुषाण आए। अगला सवाल है कि मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुप्तचर व्यवस्था से। तो जो गुप्तचर एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते थे उनको संस्था कहते थे, यानी कि इनका जगह फिक्स होता था। और संचार मतलब ऐसे गुप्तचर जो एक स्थान से दूसरे स्थान घूम घूम करके स्पाई किया करते थे, उनको संचार कहा जाता था। अगला सवाल है कि कौटिल्य ने किस राजमार्ग की मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक उपयोगी बताया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रतिष्ठान श्रावस्ती राजमार्ग। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि दक्षिण से बहुमूल्य व्यापार की वस्तुएं मुक्ता, हीरा, सोना, शंख इत्यादि इन्हीं मार्गों से आती थी। प्रतिष्ठान सातवाहन वंश यानी कि सातवाहन राजाओं की राजधानी रही है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अगला सवाल है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित में स्तंभ में से किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो एक तो दो शिलालेखों को मंगाया गया था, एक था मेरठ का और दूसरा था हरियाणा के टोपरा वाला। तो आपका हो जाएगा मेरठ का स्तंभ और टोपरा का स्तंभ अभिलेख, इन दोनों को उठा करके दिल्ली मंगवाया गया था। अगला सवाल ये है कि चतुर्दान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैन सिद्धांत से। इसमें विद्या, आहार, औषधि और आश्रय के दान शामिल होते थे। अगला सवाल है कि कूटागार शालाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाद विवाद से संबंधित एक बौद्ध स्थल होता था जिसको हम कूटागार शाला कहते थे। तो ये इसका वर्णन बौद्ध ग्रंथ के 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं में मिलता है। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
सबसे पहले नगर संस्कृति आया, उसके बाद लोहे का हल, उसके बाद पंचमार्क कॉइन और उसके बाद सोने के सिक्के। तो महाजनपद के निर्माण के समय एक तरफ नगर संस्कृति का उद्भव हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ कृषि में लोहे के हल का इस्तेमाल भी शुरू हो गया था। परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में कई गुना की वृद्धि हुई और जनसंख्या तेजी से बढ़ी, जिसके कारण महाजनपद से राज्य बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। फिर पंचमार्क डुक्वान के सिक्कों का प्रचलन हुआ और यहाँ पर हिंद यूनानी लोग आए जिन्होंने सोने के सिक्के प्रचलन में लाए। अब है कि सेती शब्द का इस्तेमाल किसके लिए होता था? तो सेती शब्द का इस्तेमाल दोस्तों ये होता था वैश्यों के लिए। तो वैश्यों में वणिक मतलब जो वणिक होते थे, जो व्यापार करते थे, उनके लिए सेती शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। क्षत्रियों को अतिरिक्त वैश्यों ने महावीर और गौतम बुद्ध की उदारतापूर्ण सहायता की थी। महात्मा बुद्ध ने ब्याज पर धन देने को उचित बताया था, तब वैश्यों ने इसका समर्थन किया। सेती इसको कहा करते थे, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन काल से था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो कौशल और मगध का संबंध बौद्ध मतलब बुद्ध से था। तो कौशल और मगध। और कभी भी अवंती और गांधार बुद्ध नहीं गए हैं। ठीक है दोस्तों, कभी भी बुद्ध जो है अवंती और गांधार नहीं गए। तो आपका सही ऑप्शन ए है। इनमें से कौन बुद्ध की माँ इनमें से कौन बुद्ध की माँ थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, महामाया थी। तो इनकी मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इसके बाद बुद्ध की जो पालन पोषण था उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी ने किया था। इसीलिए हम बुद्ध को कभी-कभी गौतमी भी कहते हैं, मतलब गौतम भी कहते हैं, गौतम पुत्र। महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध धर्म परिषद से मतलब किस बौद्ध परिषद की कृति थी ये? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ये चतुर्थ बौद्ध संगति में इसे लिखा गया था या संकलित किया गया था। तो चतुर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल था, यह कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, कनिष्क के शासन काल में हुई थी और इसकी अध्यक्षता दोस्तों वसुमित्र ने करी थी, जिन्होंने महाविभाष्य सूत्र लिखकर टीकाओं का संकलन किया था। इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान संप्रदान में विभाजन हो गया था। अगला सवाल है कि इन यात्रियों में से कौन इटली से था जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा करी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निकोलस ने। दोस्तों हालांकि इनका नाम निकोलो डी कोंटी है, तो निकोलो डी कोंटी ने विजयनगर की यात्रा करी थी, जो कि इटली का रहने वाला था और वो देवराय प्रथम के शासन काल में आया था विजयनगर। उस समय राजा कौन थे? देवराय प्रथम। ये कई बार पूछा गया है कि जिस समय निकोलो डी कोंटी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर था, उस समय विजयनगर के राजा कौन थे? तो देवराय प्रथम थे। ट्रेवल्स ऑफ निकोलो डी कोंटी, तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, किसने? निकोलो डी कोंटी ने। उसका नाम था ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कोंटी। अगला सवाल है कि पादशाहनामा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाहनामा लिखी थी। और यह मुगल बादशाह शाहजहां का सरकारी इतिहासकार था। अपनी पुस्तक में इन्होंने शाहजहां के शासनकाल के 20 वर्षों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। इसकी मृत्यु शाहजहां के शासनकाल में ही हो गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती बालिका का धार्मिक विवरण प्रस्तुत किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बर्नियर ने। तो बर्नियर ने 12 वर्षीय बालिका के सती होने का धार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया था, जो उसने कि लाहौर में देखा था। बर्नियर फ्रांस का निवासी था और यह मुगल काल में 1656 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? 1656
1356 ईस्वी में भारत आया था और मुगल दरबार से इसका बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। इसने मुगल सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में भी कार्य किया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दक्षिण कर्नाटक में अपने राज्य की स्थापना करी थी? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, गंग राजवंश ने। तो पल्लवों के समकालीन दक्षिणी कर्नाटक में गंग राजाओं ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। इसका पूर्वी में पल्लवों के राज था, पश्चिम में कदम्बों के राज्य थे। ठीक है, तो इसके पूर्व में कौन थे? पल्लव, और पश्चिम में कौन थे? कदम्ब। अगला सवाल यह है कि किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट राजवंशों ने। तो 8वीं से 10वीं सदी के मध्य भारत में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ने शासन किया। उपयुक्त तीनों ने सबसे दीर्घायु, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो राष्ट्रकूट राजाओं ने शासन किया, जिन्होंने आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में विकास हेतु तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक ब्रिज का काम किया। अगला है कि पाल वंश की स्थापना किसने करी थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोपाल ने करी थी। तो मध्यकालीन भारत में पाल वंश को एक बड़ा ही मजबूत राजवंश माना जाता था और इसकी स्थापना लगभग 750 ईस्वी के आसपास करी गई थी। तो जो गोपाल था इसका शासन 750 से लेकर के, मतलब ये जो पाल वंश थे ये 750 से लेकर के 1174, मतलब 1174 ईस्वी तक शासन किया इन्होंने। और पाल राजाओं ने ही बौद्ध धर्म को सबसे बड़ा बढ़ावा दिया था। अगला सवाल है कि प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिहिर भोज, जिसे हम सिंपली भोज कहते हैं। तो एक अभिलेख के अनुसार इसका राज्य सतलज नदी के पूर्वी किनारे पर फैला हुआ था। इसे मिहिर भोज भी कहा जाता है। यह वैष्णवाइट कल्ट का था, मतलब विष्णु भक्त का ये उपासक था। अगला सवाल है कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो देखिए जो 1850, मतलब मध्यकालीन भारत में जो चोल वंश था उसकी स्थापना विजयालय ने करी थी और ये कांची के पल्लवों को पराजित करके ऐसा किया था। और दोस्तों ये जो चोल थे ये पल्लवों के फ्यूडेटरी हुआ करते थे। चोल साम्राज्य सबसे प्रमुख राजा राजराज प्रथम हुआ, जो कि 950 से 1014 ईस्वी तक चला, जिसने चोल वंश की प्रसार नीति को आगे बढ़ाते हुए अनेक विजय किए। इसका पुत्र था राजेंद्र प्रथम, जो कि 1012 से लेकर के 1044 ईस्वी तक था। ठीक है, इसने चेर, पांड्य और सिंगल राजाओं को पराजित किया था और अपने राज्य में मिला लिया था। इसने राजेंद्र प्रथम ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 83 का? सी, विजयालय। गजनवी राजवंश की स्थापना किसने करी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल्पतगीन ने। तो गजनवी राजवंश की स्थापना अल्पतगीन ने की थी। इसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। उस समय उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम राज्य में हिंदू शाही शासक थे। अल्पतगीन समनी वंश के शासक अब्दुल मलिक का गुलाम था। उसकी प्रतिभा और सैनिक गुणों से प्रभावित होकर अब्दुल मलिक ने उसे खुरासान का गवर्नर नियुक्त किया था। अगला सवाल ये है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अल्पतगीन। अगला सवाल ये है, निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब पाई गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुल्तान बलबन का मकबरा। और यह दोस्तों विशुद्ध इस्लामिक शैली में बनाया गया है। इसमें जो पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से मेहराब का निर्माण कराया गया था। अगला सवाल ये है कि तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य का। तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी और संगम वंश से ताल्लुक रखते थे। हम लोग जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश आते हैं,
तुलुआ, सुलुआ और संगम वंश और एक अगला है कि सिंचाई कार्यों हेतु देवराय प्रथम ने हरिद्रा एवं तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया था। अगला सवाल यह है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः किनको कहा जाता था या किनके लिए इस्तेमाल होता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्यापारियों के लिए हम बंजारा शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में बंजारों ने व्यापार में कम भूमिका निभाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें शहर के बाजारों में अनाज पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते थे। अगला ये है कि रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खान कहाँ का निवासी था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये एबेनिसिया का निवासी था। जिस पर मेहरबान होने का आरोप तुर्क खमीरों ने रजिया पर लगाया। रजिया ने याकूत को अश्वशाला का अधिकारी नियुक्त किया था। कालांतर में रजिया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकूत मारा गया। बाद में रजिया अल्तुनिया से निकाह करने के लिए तैयार हो गई थी। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर जा पहुंचा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंखेज चंगेज खान। तो चंगेज खान रवारिज्म युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक जा पहुंचा था। हालांकि उसने इसे पार कर भारत पर आक्रमण नहीं किया। संभवतः जलालुद्दीन इल्तुतमिश से सहायता मांगा, किंतु इल्तुतमिश ने कोई उत्तर नहीं दिया। दिल्ली सल्तनत इस समय निर्माण प्रक्रिया से गुजर रहा था। संभवतः इसीलिए इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन का समर्थन नहीं किया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला सवाल यह है कि मलिक कफूर को किस आक्रमण के तहत बंदी बनाया गया था? मलिक कफूर को किस आक्रमण के तहत बंदी बनाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात आक्रमण। तो जब दिल्ली सल्तनत की सेना गुजरात आक्रमण के दौरान गुजरात के अनिलवाड़ को लूटते हुए सोमनाथ मंदिर में लूट-पाट कर रही थी, तभी उसने मलिक कफूर को बंदी बनाया था। अलाउद्दीन को सौंप दिया। बंदी बना करके अलाउद्दीन को सौंप दिया गया, जिसने शीघ्र ही सुल्तान का विश्वास जीत लिया। नगद वेतन देने वाला सुल्तान सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन का भू राजस्व को नगद वसूलने के पीछे यही उद्देश्य था कि वह अपने सिपाहियों को नगद वेतन दे सके। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस साम्राज्य को एक व्यवस्थित रूप दिया। इसके लिए एक वृहद प्रशासन और सेना की जरूरत होती थी। अतः इसने कुछ नए उपयोग किए, जैसे कि बाजार में वस्तुओं का दाम निश्चित करना, नगद वेतन देना और अस्थायी सेना रखना। तो इन्होंने 3 चीज किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या किया था? दाम निश्चित कर दिया था, ठीक है, नगद वेतन दिया था और अस्थायी सेना बनाया था। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही की स्थापना करी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृषि के लिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कृषि के विस्तार और सुधार के लिए दीवान ए अमीर कोही की भी स्थापना करी थी। ये मध्यकालीन सभी सुल्तानों में शिक्षित, योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति था। ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक। इसने कई योजनाएं लागू की, लेकिन कोई भी योजना इसकी सफल नहीं हो पाई। इसीलिए इतिहासकारों ने इसे पागल सुल्तान कहा है। याद रखिएगा, इसको मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा गया है। क्यों कहा गया है? कि इसने इसने तो कोशिश बहुत की नई नई चीजें, लेकिन इसका कोई भी काम सफल नहीं हो पाया, इसीलिए इसको पागल सुल्तान कहते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने शासक ने जजिया को अलग कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक को सच्चा मुसलमान भी कहते हैं। उसने अपने राज्य को इस्लामी राज्य घोषित किया तथा जजिया को अलग कर बना दिया, जो कि पहले भू राजस्व में ही शामिल होता था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पूरे सल्तनत में लगातार विद्रोह होता रहा। जब फिरोज शाह शासक बना, तो इन विद्रोहियों से निपटने के लिए अनेक नीति अपनाई और उसी के तहत इसने अपने राज्य को इस्लामी राज्य घोषित किया था। तो अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
सिंचाई से ये रिलेटेड था, रहट। आज भी रहट इस्तेमाल होता है सिंचाई के लिए कहीं-कहीं जगहों पर। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्ग को बीदर स्थानांतरित किया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अहमद शाह बहमनी। तो अहमद शाह बहमनी ने वारंगल पर आक्रमण किया और उससे अधिकृत प्रदेशों को अपनी सल्तनत में मिला लिया। नवविजित प्रदेशों पर अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए वह राजधानी गुलबर्ग से बीदर ले गया। किसने? अहमद शाह बहमनी ने। अगला है कि गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अहमद शाह प्रथम को। तो ये मुजफ्फर शाह का पौत्र अहमद शाह लगभग 1411 से 1443 ईस्वी तक शासन करता था। 1411 से 1443 ईस्वी। इसने गुजरात के हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, याद रखिएगा। ये गुजरात के गुजरात के हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। इसने अहमदाबाद नाम का एक नए नगर की इसने अहमदाबाद नामक नए नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। तो सवाल ये भी आता है कि अहमदाबाद की स्थापना किसने करी थी? तो अहमद शाह प्रथम ने। अगला सवाल ये है, रवजाइनुल फतूह नामक साहित्य में से निम्नलिखित में से किन शासक के मौर्य, एक बार फिर से सुन लीजिए, रवजाइनुल फतूह नाम का साहित्य में से निम्नलिखित में से किस शासक के शौर्य का वर्णन मिलता है या किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी का। तो रवाइजुल फतूह अमीर खुसरो की ये कृति है दोस्तों, पहली बात तो, जिसने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता तथा जनता का चरवाहा कहा है। देखिए इतना इतना अलाउद्दीन खिलजी को कहा है किसने? अमीर खुसरो ने। क्या क्या कहा है तो एक बार फिर से सुन लीजिए। तो विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान और युग का विजेता तथा जनता का चरवाहा कहा है। किसने? अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को। अगला है कि रवान काह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये सूफी आश्रम हुआ करता था। तो सूफी मत 12 पंथों और सिलसिलाओं में संगठित था। हर सिलसिले के नेतृत्व एक सूफी संत करता था जिसे पीर कहा जाता था। यह पीर अपने शिष्यों या मुरीदों के साथ रवानकाह अर्थात आश्रम में रहता था। अतः रवानकाह एक सूफी आश्रम हुआ करता था। निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिख धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, फरीउद्दीन गजे शंकर। तो सिख धर्म का धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में फरीदुद्दीन गजे शंकर के छंदों को शामिल किया गया है। उनका दृष्टिकोण उदार और जीव रक्षा की भावना से उत्प्रोत था, मतलब उससे प्रभावित था। सही उत्तर ऑप्शन सी। भारतीय दर्शन की कौन सी शाखाएं भौतिकवाद में आस्था रखती हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन ई। व्याख्या देख लेते हैं। सांख्य दर्शन में क्या मिलता है? तो भौतिकवाद मिलता है। वैशेषिक में क्या मिलता है? इसमें भी द्रव्य या भौतिक तत्वों की मिलती है। और लोकायत में क्या मिलता है? तो चरक की लोकायत में दैवीय और अलौकिक शक्तियों को नकारा गया है तथा मानव में समस्त गतिविधियों का केंद्र बताया गया है। तो देखिए वैशेषिक और सांख्य ये आपको दोनों में मिलेंगे भौतिकवाद। अगला है कि फर-ए-इज़्ज़दी का विचार जो कि मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। तो जो सुहरावर्दी सिलसिला था, इसके संस्थापक बगदाद के शिक्षक शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी को माना जाता है। इन्होंने मुगल राजतंत्र के आधार फर-ए-इज़्ज़दी के विचार को सर्वप्रथम विकसित किया। इसका तात्पर्य होता है दैवीय प्रकाश सीधे सम्राट को स्थानांतरित होता है। अगला ये है कि अकबर के दरबार को सुलेखकार का नाम क्या है? मतलब अकबर के दरबार के सुलेखकार के नाम क्या है, जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद हुसैन।
अगला ये है कि मुगल काल में शेर मंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, हुमायूं का पुस्तकालय को हम शेर मंडल कहते थे। अगला सवाल है कि अकबर के दरबार में निम्नलिखित में से पुर्तगाली पादरी उपस्थित हुए थे। तो कौन उपस्थित हुए? तो ऑप्शन ई, अकवावीवा और मंसरेट, ये दोनों थे। तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। दोस्तों ये भारत में पुर्तगालियों का आगमन 1458 ईस्वी में वास्को डी गामा के आने के साथ हुआ था। अल्मीडा 1505 ईस्वी में भारत आया था और अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में आया था। तो इन्हीं के साथ दो पादरी भी आए थे, अकवावीव और मानसरेट। तो ये दोनों हो जाएगा सही आपका। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दू अस्पाह सिंह अस्पाह, आपने नाम सुना होगा, दूह अस्पा और सिंह अस्पा पद्धति का आरंभ किया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जहांगीर ने किया था दूह अस्पा और सिंह अस्पा। दोस्तों ये था क्या, मनसबदारी व्यवस्था की तरह जहांगीर में ने एक नई व्यवस्था चलाई थी, जिसके तहत कुछ खास सरदारों को जात दर्जे में कोई वृद्धि किए बिना अधिक सवार रखने की इजाजत थी, जिसे हम दूह अस्पा और सिंह अस्पा कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगलकालीन शहरों की शिविर नगर की संज्ञा दी है? मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बर्नियर ने। अगला सवाल ये है कि मुगल काल में हरकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से था? हरकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग में था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, डाक विभाग में। अगला सवाल ये है कि नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुहम्मद शाह के समय में। तो नादिर शाह ने 1738-39 में ये आक्रमण किया था। मोहम्मद शाह प्रशासन के प्रति बड़ा ही उदासीन और मदिरा और सुंदरी के प्रति अत्यधिक रुचि रखता था, इसीलिए इसे रंगीला राजा कहते हैं। याद रखिएगा, मोहम्मद शाह को क्या कहते हैं हम? रंगीला राजा, क्योंकि एक नंबर का ये निकम्मा था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये जहांगीर ने प्रथा शुरू की थी। तो इसलिए इसके लिए इसने निसार नाम का सिक्का चलाया था। याद रखिएगा, इसके लिए इन्होंने निसार नाम का एक सिक्का चलाया था। जहांगीर अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था। जहांगीर का विवाह 1585 ईस्वी में मानबाई से हुआ था, जो कि आमीद के राजा भगवान दास की पुत्री और मानसिंह की बहन हुआ करती थी। इसके बाद इनका दूसरा विवाह मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने भिन्न-भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार करी थी? मतलब कि अलग-अलग फसल पर अलग-अलग राज्य का हिस्सा, ये किसका देन था? तो ये शेरशाह की थी दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो शेरशाह ने गजे सिकंदरी, जो भूमि नाप करने की एक पद्धति थी, उसका इन्होंने शुरू कराया था। शेरशाह ने भूमि कर निर्माण हेतु फसलदारों की सूची को लागू कराया था। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, गजे सिकंदरी, ये भूमि मापन की एक पद्धति हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल ये है कि बाबर का भारत पर आक्रमण की न्योता से संबंधित, मतलब कि इनको न्योता देने के संबंध में कौन है, मतलब इनको कौन भारत आने का न्योता दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, तो दौलत खान लोधी ने अपने प्रदेश की आमदनी का हिसाब सुल्तान को नहीं दिया था, अतः कार्रवाई के भय से उसने अपने बेटे दिलावर खान को बाबर के पास काबुल भेजा, जिसने उसे भारत पर आक्रमण का नियंत्रण दिया। उसी समय बहलोल लोधी का बेटा जो आलम खां था, जो कि इब्राहिम लोधी की सहायता से हताश था,
बाबर के पास पहुंचा। तो देखिए कौन कौन थे दोस्तों, दौलत खान लोधी भी था, दिलावर खान भी था और आलम खान भी था। ये सब के सब पहुंच गए बाबर के पास आक्रमण करने के लिए। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, भाटा के राजा रामचंद्र सिंह। तो अकबर के पूर्व तानसेन को भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने संरक्षण दिया था। संगीत सम्राट तानसेन बचपन से ही जानवरों की आवाज निकालने में निपुण थे। अकबर के समय के नवरत्न आपको बता देते हैं, एक बार याद रख लीजिए। अबुल फजल था, फैजी थे, तानसेन, बिरबी, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, हकीम हुक्काम और मुल्ला दो प्याजा। ये अकबर के नौरत्न थे। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के साथ राजकुमार द्वारा सिखों के चिकित्सक के रूप में जुड़ा था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, फ्रांसवा बर्नियर। अगला सवाल यह है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बालाजी बाजीराव। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की पराजय हुई। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद भयंकर नरसंहार हुआ था। तो याद रखिएगा बालाजी बाजीराव। विजयनगर के विषय में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने वाले अब्दुल रजाक समरकंदी का संबंध किस देश से था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये हेरात से संबंध रखते थे। हेरात दोस्तों अफगानिस्तान में है। तो अब्दुल रजाक ने ही कहा था कि विजयनगर का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय थे और उसने कहा था कि इनके शासनकाल में जनता सुखी और संपन्न हुआ करती थी। अगला सवाल यह है कि इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीलंका में भी उसे काजी का पद प्रदान किया गया था। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। यह बहुत बड़ा विद्वान और लेखक था। अपनी यात्रा के दौरान यह भारत भी आया था। इसकी पुस्तक का नाम रेहला था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया और इसे राजधानी में काजी नियुक्त किया गया। मोहम्मद तुगलक ने इसे चीन के बादशाह के पास अपना दूत बनाकर भी भेजा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये है कि किताब उल हिंद में अल बरूनी ने किसकी चर्चा की है? सही उत्तर है ऑप्शन ई। तो अल बरूनी में ये जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है, इसमें धर्म दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, भार तौल, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र आदि विषयों के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो धर्म दर्शन, कानून व्यवस्था, खगोल, इन सब के बारे में वर्णन किया गया है। अगला ये है कि चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई क्या होती थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये ऊर और महासभा होती थी। तो ऊर जो है गांव की आम सभा होती थी और महासभा उग्रहार गांव के वयस्क जो ब्राह्मण सदस्यों की सभा हुआ करती थी। अगला सवाल यह है कि महमूद गजनवी ने किस वंश से संबंधित होने का दावा किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अफरासियाब वंश। तो महमूद गजनवी खुद को यह मानता था कि वह ईरान के पौराणिक राजा अफरासियाब का वंशज है। इस पर उसका इतना असर था कि फारसी भाषा और संस्कृति गजनवी साम्राज्य की भाषा और संस्कृति बन गई थी। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराजस्व, एक बार फिर से सुन लीजिए कि निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराजत्व के अधीन शासन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। तो इसके अंदर 4 वंश आते थे, संगम वंश, तुलुआ वंश, सुलुआ वंश और एरेविडु वंश। तो ये सब के सब सही है। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्नल कालिन मैकेंजी।
ये कर्नल कॉलिन मैकेंजी दक्षिण भारत का पहला प्रामाणिक जियोग्राफिकल मैप प्रस्तुत किया। इन्होंने विजयनगर के जो अवशेष थे उसको प्रस्तुत किया। अगला सवाल ये है कि प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो को। तो 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उसके नाबालिग बेटे को गद्दी पर बैठा दिया था। काफूर की हत्या के बाद खुसरो नामक एक व्यक्ति जो हिंदू से मुसलमान बना था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली की प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने उससे भेंट स्वीकार करके उसे सम्मान दिया था। अगला सवाल ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान करी थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मलिक कफूर को। राय राय रायन की उपाधि प्रदान करी थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला सवाल ये है कि जिन प्रभासूरी जैन मुनि जिन प्रभासूरी किस सल्तनतकालीन शासक से संबंधित थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये मुस्लिम शासन स्वीकार कर क्षमा करिएगा, ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो जैन मुनि जिन प्रभासूरी किस मुगल सल्तनत कालीन शासक से संबंधित है? तो सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल यह है कि दिल्ली सल्तनत में जिमी किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाले हिंदुओं को जिम्मी कहा जाता था। तो अरबों की सिंध विजय के समय से ही भारत की हिंदू प्रजा को जो मुस्लिम कानून और शासन को स्वीकार कर चुकी हो, जजिया कज अदा करने में सहमत हो, उसे जिम्मियों का दर्जा दिया जाता था। अर्थात जिम्मी मुस्लिम शासन स्वीकारने वाली हिंदू प्रजा हुआ करती थी। अगला सवाल यह है कि विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक मुसलमानों की भर्ती करी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवराय द्वितीय ने। तो देवराय द्वितीय ने जो कि 1422 से लेकर के 1446 ईस्वी तक शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे प्रतापी राजा माने जाते थे, इन्होंने सबसे ज्यादा मुसलमानों की भर्ती करी थी अपनी सेना में। तो फरिश्ता जानते हैं कि एक यात्री थे, फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने करीब 2007 मुसलमानों को जागीरें दी थी। 2007 किसने? फरिश्ता ने ये सब बातें बताई है हमें कि जैनुल आबिदीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उसने संगीत पर पाबंदी लगा दी थी, ये कथन असत्य है। तो जैनुल आबिदीन संगीत प्रेमी था, वह फारसी, कश्मीरी, संस्कृत, तिब्बती भाषाओं में पारंगत था। ग्वालियर के राजा को जब उनके संगीत प्रेम की जानकारी मिली तो उसने संगीत पर 2 दुर्लभ कृतियां उसे भेंट कर भेजी थी। अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ मिले थे? तो इसका सही उत्तर हमने कहा था कि टोपरा और मेरठ है। 128 का ऑप्शन डी। हमने इस सवाल को पहले भी कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट इक्ता व्यवस्था नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में रखा जाता था। दोस्तों दरअसल में सल्तनत काल में प्रांतों को प्रायः इक्ता कहा जाता था। यह एक अरबी शब्द है, इस प्रकार के प्रशासकीय अधिकार प्रदान करने के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता था। सर्वप्रथम 1191 में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को इस तरह का मतलब कि अधिकार दिया था, इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, जो कि ये गलत है। अगला सवाल ये है कि सल्तनत कालीन किस शासक वर्ग के संदर्भ में कहा जाता है कि उनका राजस्व सिद्धांत समानता पर आधारित था और उनकी शासन राज व्यवस्था राजतंत्रीय न होकर के कुलीन तंत्रीय थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोधी वंशीय। तो सल्तनत काल में लोधी वंश का राजस्व सिद्धांत सरदारों की समानता पर आधारित था और ऐसी स्थिति में उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्रीय न होकर के कुलीन तंत्रीय थी और उस समय तक मान्य हिंदू और तुर्की व्यवस्था के प्रतिकूल था। अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत को सिद्ध पुरुष
कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निजामुद्दीन औलिया को सिद्ध पुरुष कहा जाता है। यह चिश्ती घराने के चौथे संत थे। ये सभी धर्म के लोगों में प्रायः लोकप्रिय हो गए थे। इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी को हुई थी। इनकी दरगाह निजामुद्दीन दरगाह दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा, ये दिल्ली में स्थित है। और ये किस पंथ से थे? तो ये थे दोस्तों आपके चिश्ती घराने के। इनका दरगाह दिल्ली में है। अगला सवाल ये है कि मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रैदास के जो दोहे हैं उनको गुरु ग्रंथ साहिब में संकलन किया गया है। आपने वो प्रसिद्ध कहावत सुनी होगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये इन्हीं का देन है। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बाबर सर्वप्रथम परगना का शासन बना। बाबर ने 1540 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया। वह तैमूर वंश का था। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में की थी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। अब थोड़ा सा हम व्याख्या देख लेते हैं। तो बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक था। इसका जन्म मध्य एशिया और वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। यह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। मुबैयान नामक पद्म शैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। 1504 ईस्वी में काबुल तथा 1507 ईस्वी में कांधार को जीता था। बादशाह की उपाधि इसने धारण करी थी। 1519 से 1526 तक इसने भारत पर आक्रमण किए। 1526 ईस्वी में इसे अपने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल वंश की स्थापना करी थी। तो ये भी सही है और आपका ये भी सही है। और ठीक है, तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को दिया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन ई। इसका मतलब ये है कि शाहजहां ने आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, राइट। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, राइट। दिल्ली के लाल किले में रंग महल का भी निर्माण कराया था, राइट। और शेरशाह सूरी ने हुमायूं द्वारा निर्मित दिन पनाह को तुड़वाकर उसके ध्वंसावशेषों से दिल्ली में पुराने किले का निर्माण कराया और पुराने किले में किला या कुहना नामक मस्जिद भी बनाया था। तो ये सब सारी बातें शाहजहां के संदर्भ में सही है। सही आंसर हो गया आपका 30, आपका ऑप्शन ए। चलिए अगला है 135 क्वेश्चन कि हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसका मकबरा अकबर ने बनवाया था। तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1555 ईस्वी में। तो उनकी पत्नी ने किले के निकट उनका मकबरा बनवाया था, जो कि उत्तर भारत की स्थापना शैली में एक नए की दौर की शुरुआत मानी जाती है। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 29 दिसंबर 1530 में भारत पर राजगद्दी संभाली और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बेलग्राम के युद्ध में पराजित किया और उसे निर्वासित होकर रहना पड़ा। ठीक है, तो इसका मकबरा अकबर ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने बनवाया था। शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टोडरमल। तो भू राजस्व के कड़ी के रूप में शेरशाह और अकबर के बीच टोडरमल था, जो कि पहले शेरशाह के दरबार में काम करता था, बाद में अकबर के दरबार में नियुक्त किया गया था। अगला सवाल ये है कि फर ए इजदी दिव्य प्रकाश नामक अवधारणा, जिसका अर्थ है राजस्वी सत्ता भगवान से निकलने वाली रोशनी है और सूर्य से निकलने वाली एक किरण है, ये दी गई है। किसके द्वारा ये दी गई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अबुल फजल के द्वारा। तो अकबर के धार्मिक विचारों और उनकी आधिपत्य की अवधारणा को उनके जीवनीकार अबुल फजल ने विस्तार से वर्णन किया है। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी जैसी पुस्तक की रचना की। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक था। 1602 ईस्वी में जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला द्वारा इसकी हत्या करवा दी थी। तो अबुल फजल ने ये बात
कही थी, फरे-इज़्दी। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मराठा भू राजस्व से। तो मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व से संबंधित होती थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि एवं उसके भूमि उनके निर्वहन के लिए दी जाती थी। अगला सवाल ये है कि अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाल वंश को। तो रुहमा का मतलब होता है धर्म, यानी कि धर्मपाल, यानी कि धर्म का संरक्षक, तो इसको रुहमा कहते थे। सुलेमान ने कहा है पाल वंश को रुहमा। अगला सवाल यह है कि संत रक्षित और दीपांकर अतीश कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बौद्ध विद्वान। तो पाल शासकों के तिब्बत के साथ घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे। संरक्षित और दीपांकर जैसे बौद्ध विद्वानों को तिब्बत में आमंत्रण किया गया और उन्होंने वहां बौद्ध धर्म के प्रचार के रूप में काम कराया। तो संरक्षित और दीपंकर अतिशीय बौद्ध विद्वान थे। चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यापारिक श्रेणियां हुआ करती थी। अगला सवाल है कि चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, जयचंद और मोहम्मद बिन साम। तो 1192 ईस्वी में मोहम्मद बिन साम ने तराई की लड़ाई लड़ी और वापस गजनी लौट गया। उसने विश्वस्त गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का जीता हुआ राज्य सौंप दिया। 1194 ईस्वी में कन्नौज के निकट चंदावर नामक स्थान पर जयचंद से युद्ध किया। इस युद्ध में जयचंद की हार हुई थी। ठीक है, तो जयचंद और मोहम्मद बिन साम के बीच हुआ था चंदावर का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य पर संघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तालीकोटा का युद्ध, जो कि 1565 ईस्वी में हुआ था। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था तालीकोटा का युद्ध। यह दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा था। यह लड़ाई राक्षस तांगड़ी नामक गांव में लड़ी गई थी। इस युद्ध में विजयनगर की हार हुई। इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया है। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि किस लड़ाई के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया? तो याद रखिएगा 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध। अगला सवाल ये है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलुग खां के नाम से जाना जाता है? उलुग खान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद तुगलक को। तुगलक राजवंश की स्थापना किसने करी थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोआब क्षेत्र में भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया। इसके साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया। इस प्रकार भारतीय इतिहास में यही दो शासक हुए जिन्होंने कृषि कर पर 1/2 कर लगाया, जबकि अन्य सभी शासक 1/3 या 1/4 हिस्सा ही लगाते थे। ठीक है, मतलब कौन कौन? अलाउद्दीन खिलजी और साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने भी। तो लेकिन ऑप्शन तो दोस्तों एक बार इसमें चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन सी दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने दोनों ने किया था। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, या फिर हमें कमेंट करके बाद में मैं आपको सूचित कर दूंगा कि इसका सही आंसर क्या है, कि दिल्ली का कौन शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दोनों हुए थे, लेकिन आपका कोचिंग वालों ने आंसर सी दिया है। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन हसन शाह बहमन ने।
अगला सवाल ये है कि सजदा और पैपोश रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ किया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बलबन ने। अगला सवाल ये है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, ये बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। अगला सवाल ये है कि मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो को। तो अमीर खुसरो का जन्म 1252 ईस्वी में पटियाला में हुआ था। पटियाली में हुआ था, जो कि बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ है। इन्होंने भारतीय होने पर गर्व था, ये कुशल संगीतज्ञ थे, निजामुद्दीन औलिया की सभा में भाग लेते थे, इन्हें नायक के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा परफेक्शन आईएएस का टेस्ट 1, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड था और जनरली एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री से था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम आगे भी अगले टेस्ट सीरीज़ के लिए अगला वीडियो बना कर के ज़रूर लाएँगे। लेकिन आपका कमेंट हमारे लिए बहुत उपयोगी है, प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।